वसीम कादर नून लीग में तो चले गए, लेकिन आईपीपी की तरफ कोई भी नहीं आ रहा। हमारे पास जितने बंदे हैं ये एक खास पार्टी से टूट के आए हुए हैं। हमारे से जो गलती हुई, हम जब सीट एडजस्टमेंट की तरफ गए, पीएमकेपी के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है। इमरान खान सोच रहा होगा कि ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर देम। एक ये है कि नून, अदर पार्टीज एंड पीपीपी ये एक अलायंस बनाए और ये एक गवर्नमेंट बनाए। दूसरा ये है कि कोई और पार्टी और ये आजाद अरकान मिल के एक गवर्नमेंट बनाए। ये दो ऑप्शन। आजाद की विंडो शॉपिंग हो रही है तो कौन कर रहा है? पीएम शिप को किसी सूरत में हम उसको नहीं कर सकते कि हमारी पोजीशन नहीं है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद अब हुकूमत साजी के मरहले में मुल्क दाखिल हो चुका है। ऐसे में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पोजीशन, जहांगीर तरीन का इस्तीफ़ा और आइंदा की सियासत में ख़ास तौर पर इस पार्टी का क्या रोल होगा, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ आईपीपी के रुकन हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी मौजूद हैं। मुझे बताएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को देखकर क्या परेशान है? बाल बिखरे बिखरे हैं, कुछ थके थके मालूम हो रहे हैं, क्या आप मसला? अगर इलेक्शन लड़े होते ना तो, और अब हमारे इलाके से इलेक्शन लड़े होते तो आप फिर लेटे हुए होते इस वक्त। क्या मुश्किलात रही इलेक्शन में? आप ये हमारा बताएं। हमारा हमारा सेमी माउंटेनियस एरिया है और 190 किलोमीटर का हमारा हल्का है, 190 किलोमीटर लेंथ में है। फिर क्योंकि हम कैंपेन करने वाले हैं सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक, लगातार जो कैंपेन होती है वो फिर आप बहरहाल शौक हो तो हो जाती है, वैसे नहीं हो सकती। तो मेजर साहब ये बताएं कि सब के बावजूद आप, जो कि मैं जानता भी हूँ, मेरा आपसे रब्ता भी रहा कि आप मुसलसल हल्के में मौजूद थे, वो खातर का रिजल्ट क्यों नहीं ला सकी आईपीपी? बहुत मेहनत आप भी कर रहे थे, या लाहौर में भी हम कैंपेन देख रहे थे, लेकिन एक अलीम खान की सीट निकली तो वो भी पीएमएलएन से एडजस्टमेंट थी। ऑन चौधरी की जो सीट, उस पर खैर इतराजात बहुत से हैं, वो केस अदालत में भी गया, इलेक्शन कमीशन में है, तो वो भी पीएमएलएन से एडजस्टमेंट के नतीजे में निकली। और बाकी पूरे पंजाब में जहां जहां टिकट्स थे तो आईपीपी परफॉर्म नहीं कर पाई। क्या वजह देखते हैं इसकी? आईपीपी का जो परफॉर्मेंस कोई भी है वो मेहनत बेस्ड है और प्लस चैलेंज को कबूल करके है। आईपीपी से हमारे से जो गलती हुई वो थी कि हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ चले गए। जब आप सीट एडजस्टमेंट को लेके चलते हैं तो उसका, अब एमक्यूएम वालों ने, आपने देखा कि उन्होंने भी बात की, लेकिन थोड़े दिन बाद उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहे, वो अपनी इलेक्शन मुहिम की तरफ चले गए। हमारे से जो गलती हुई, हम जब सीट एडजस्टमेंट की तरफ गए तो वो जो 6 सीटों का या 7 सीटों का हमारा पहला एक इनिशियल फेज निकला कि ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपका जो बाकी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा होता है उसका इलेक्शन बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, बहुत मुतासिर होता है। फिर दूसरी रीजन ये थी कि हमारे पास जितने बंदे हैं ये एक खास पार्टी से टूट के आए हुए थे जी। अब उस पार्टी से टूट के आने की वजह से नैरेटिव हमारा जो है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था और हमें इन्फिल्ट्रेट करना डीप लोगों तक बहुत जरूरी था। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी कमी करेंगे तो आपको एक एंटाई फोर्स तस्वर किया जाएगा, आपको एक वो कहेंगे जी डिफेक्ट कर गया है, आपको वो कहेंगे कि जी ये जो है हमें छोड़ के उधर गया है। जहां आप रोकड़ी साहब नैरेटिव की बात कर रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में आईपीपी के कैंडिडेट अब ये समझ रहे थे चूंकि हमारी एडजस्टमेंट हो गई है तो पीएमएलएन का वोट भी हमें पड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं पड़ सका, उसमें आप सीटें हार गए? नहीं, देखें, एडजस्टमेंट जब हुई तो एडजस्टमेंट को जो फॉर्मूला है ना एमक्यूएम का चला ना आईपीपी का चला। जहां एडजस्टमेंट हुई वो तो जहांगीर तरीन की दोनों सीटों में भी एडजस्टमेंट हुई थी नून लीग के साथ, वो दोनों सीटें हार गए और फिर सियासत से इतने दिल बर्दाश्त हो गए कि उन्होंने खैराबाद ही कह दिया, इस्तीफा दे दिया चेयरमैनशिप से। नहीं, ये एक अच्छी रवायत है, ये एक अच्छी रवायत है कि जब आप एक हेड ऑफ द पार्टी के तौर पे या किसी भी सिस्टम के टॉप के तौर पे अगर आप परफॉर्म ना कर सकें तो इस्तीफा देने वाली रवायत, शुक्र करें पाकिस्तान में ये शुरू हुई है। यहाँ तो कुछ भी हो जाए कोई आदमी किसी सीट को छोड़ने का नहीं सोच रहा होता। अब जो आजाद मेंबरान है वो वसीम कादर नून लीग में तो चले गए, लेकिन आईपीपी की तरफ कोई भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है आइदर पंजाब में या वफाक में, तो वेयर विल बी आईपीपी स्टैंडिंग? सीट्स तो आपके पास नेशनल असेंबली की 2 ही हैं फिलहाल, और पंजाब की गालबन पीपी 149 वाली जो अलीम खान खुद जीते हुए वो एक सीट है, तो आप कहीं नजर आएंगे गवर्नमेंट में या सिर्फ असेंबली में बैठेंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट में भी नजर आना चाहिए, आएंगे,
अपना एक सीट के जितना साथ। मैं एक अक्सर कहता होता हूँ कि हिस्सा बकदरे जुस्सा के ऊपर आदमी चलता होता है। हम्म। यानी हमारी 2 सीट्स हैं और अगर हम 2 सीट्स को समझें कि हमारी 60 सीट्स हैं तो हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम अपने काम के लिहाज से अगर कुछ समझते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं तो जो हमारी पोजीशन है तो हम उसके मुताबिक ही जाएंगे। सलीम खान तो पंजाब के सीएम की दौड़ में भी थे, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि वो दौड़ से बाहर हो गए हैं। सीट ही है कि आपके पास डेफिनेटली दौड़ अभी हम क्लेम नहीं कर नेशनल सकते, असेंबली। उस दौड़ को हम क्लेम नहीं कर सकते अभी। या हम कहें कि तो जी हम 20 सीटों पे भी खड़े हों या 25 पे भी हों तो वी कैन हैव अ डिजायर कि जी हम हमारी वजूद है और फिर जो आज़ाद है हम उनको मिलाएं, जैसे आप कोट कर रहे थे फराज हसन चौहान साहब को। लेकिन प्रेजेंट पोजीशन में हम सीएम शिप को किसी सूरत में हम उसको नहीं कर सकते कि हमारी पोजीशन नहीं है। तो अब अलीम खान वफाक में होंगे, नवाज शरीफ की कैबिनेट में। व्हाई नॉट। आप मुझे ये बताएं कि जब ये बल्ले का निशान चला गया तो उसके बाद भी मेरी आपसे हमने आपका इंटरव्यू किया था एंड यू जस्टिफाइड इट कि ठीक हुआ है, लेकिन बैट के निशान जाने से भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा रोटी साहब। वोट तो पड़ा है और शायद पहले से ज्यादा पड़ा है 2018 की निस्बत। 2018 के अभी मैं ना एक आपको आपके चले चैनल के तरफ से कह दूं, फोर्जरी फॉर्म 45 और बैलेट पेपर्स दरादम खैल की प्रिंटिंग की जिस दिन इंक्वायरी हो गई तो पता लग जाएगा कि ज्यादा वोट कैसे और क्यों पड़ा। चले आगे बढ़ते हैं। खैर, अब मुझे ये बताएं कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट सेटअप आप देख रहे हैं, पीएमएलएन प्लस पीपल्स पार्टी इन पावर। डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई सी के हम ये देखें कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं उनके पास। ऑप्शन एक ये आती है कि पीएमएल बनाएगी गवर्नमेंट, और ऑप्शन 2 ये है कि पीएमएल 2 साल 3 साल बनाए और 2 साल के लिए पीपीपी चली जाए। और सिंध ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पीपीपी के साथ है। खैबर जो है वो आज़ाद की सूरत में जाएगा। अब वो जिस पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे, जिस पार्टी को भी वो ज्वाइन करेंगे तो उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी खैबर। और बलूचिस्तान मोस्ट प्रोबेबली चला जाएगा पीपीपी के पास, पंजाब रहेगा नून के पास। अब सेंटर के अंदर दो 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 हैं सूरत हाल गवर्नमेंट बनाने की। एक ये है कि नून, अदर पार्टीज एंड पीपीपी ये एक अलायंस बनाए और ये एक गवर्नमेंट बनाए। दूसरा ये है कि कोई और पार्टी और ये आजाद अरकान मिल के एक गवर्नमेंट बनाए। ये 2 ऑप्शन है। तो क्या वो एक पार्टी पीपल्स पार्टी भी हो सकती है जो 91 सीट्स हैं आजाद की, वो और पीपल्स पार्टी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। 91 नहीं है मेरे ख्याल में, वो रह जाए अभी आज की जो कल तक जो हैं वो चले गए मेरे ख्याल में, वो 75 या 80s तक रह जाएंगे, 91 नहीं है। अभी तो एक वसीम कादरी गए हैं ना, बाकी तो नहीं, उन सारे आजाद एक पार्टी के नहीं है। थोड़ा तो आप उसको चेक करेंगे ना, सारे जो मैं वो निकाल के कह रहा हूँ, जो 92 है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं। ये इलेक्शन कमीशन के फैक्ट्स बता रहा हूँ। इसके अलावा आप ठीक कह रहे होंगे, आप ठीक कह रहे होंगे। लेकिन मेरा अपना तजज़िया है कि इन आजाद में से काफी सारे लोग 8-10 तक चले जाएंगे। ये मेरा अपना। हाँ जी। तो ये क्या मुझे ये भी पता हो ना कि जवाद जा रहा है और जा रहा है तो आपका नाम भी मैं नहीं लूंगा। ये मैं आपको एक अपना तजज़िया दे रहा हूँ। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि मैं आपका तजज़िया ही पूछ रहा हूँ कि आजाद की विंडो शॉपिंग हो रही है तो कौन कर रहा है? पहले विंडो शॉपिंग नहीं होती जवाद, विंडो शॉपिंग नहीं होता। होता ये है कि कोई भी जो इलेक्शन जीत के आता है ना, वो पोजीशन में बैठने के लिए जीत के नहीं आता। वो कहता है कि मैं अपने हल्के के काम कराऊं और उसका हल्के को वो अपग्रेड करे। ये किसी भी पॉलिटिशियन का बेसिक मकसद यही होता है कि 5 साल जो उसको मिले हैं या लोगों ने जो उसको जो मकाम दिया है अल्लाह ताला की तरफ से, वो अपने इलाके के काम करे। अब जब वो अपोजिशन के अंदर जाके बैठता है तो हमारा जो कल्चर है कि हमारी अपोजिशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं होती, वो टोटली डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन होती है। तो उस एटीट्यूड की वजह से वो निगलेक्ट होता है हमेशा। 5 साल निगलेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फेसेस आप देखेंगे कि जो इस वजह से स्विच करेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसी चीज बाउंड नहीं करती उनको कि जिस पर वो बाउंड हो जाए। यानी ये एक चीज बाउंड करती है कि जब हमने जो कुरान उठाया। आप कह रहे हैं कि वो आजाद अपने हल्के की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे। मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के हवाले से इल्जाम आते हैं, आपने देखा होगा जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी जीती हुई सीट ये कहकर छोड़ दी कि मैं जानता हूं कि मुझे वोट नहीं पड़े, वोट तरीके इंसाफ के आजाद हमायत याफ्ता को पड़े हैं। जहां जहांगीर तरीन का इस्तीफा देना एक अच्छी मिसाल है, वहां ये भी एक अच्छी मिसाल है। देन अगर एक जीता हुआ कैंडिडेट ये कह रहा है तो ये तो पूरे इलेक्शन के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा।
नहीं, सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे तमाम 6 हलके के अंदर हैं, एक चीज को कोई प्रूव कर दे, एक वोट को मैं ये प्रूव कर दूंगा कि दूसरी तरफ से वोट डाले गए हैं ज्यादा। अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो जो शोर मचा रहे हैं मैं ये प्रूव कर लूंगा, यानी मैं अगर एक फेयर इंक्वायरी को ले जाऊं और मैं प्रूव कर दूंगा। होता क्या है कि आपका मीडिया, हम हैं, हम जो जितना शोर मचा ले और जो जितना अपने शोर को एक पूरे साइंस के साथ बेच ले वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो आप समझते हैं कि आपने पीटीआई का शोर एक्सेप्ट करके सीट छोड़ी है? होता है, हर जगह पे होता है, पूरी दुनिया में होता है। दिस इज हाउ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरे फॉर्म 45 जो मेरे पास मौजूद है, मेरे पोलिंग एजेंट के पास, मैं उसके मुताबिक पीटीआई का नुमाइंदा जीता हुआ है। वो पीटीआई के फॉर्म कह रहा हूं ना आपको मैंने एक स्टार्ट में बात की कि फॉर्म 45 की इंक्वायरी बहुत जरूरी है। आप अच्छा है आपने ये तज़किरा किया। अगर आपके इस मुतालबे पे कोई सुन ले और इसका कोई फोरेंसिक हो जाए तो ये तो सबके लिए भला हो जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 45 की फोरेंसिक होना बहुत जरूरी है। 2018 और 2024 के इलेक्शन में से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन सा है? देखें, 2018 जब हुआ तो तमाम दूसरे जो बातें कर रहे थे वो भी आज आपको भी याद होंगी, मुझे भी याद होंगी। 2023 का इलेक्शन के ऊपर वो अब दूसरी बातें कर रहे हैं, वो हम भी सुन रहे हैं यही चीजें। मुझे इतना पता है कि मैंने मियांवाली के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज फ्री एंड फेयर थी। मैं हजार रीजंस में लेके जा सकता हूँ कि मेरे जो अपोनेंट्स थे उन्होंने यहाँ गलतियां की, या ये काम उन्होंने गलत किया, या यहाँ पर जो मिसकॉन्डक्ट है वो किया एज ए पार्टी या एज ए इंडिविजुअल्स हुआ। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज वहां पे हुई है तो ये झूठ होगा, कोई भी नहीं हुई ऐसी चीज। आप समझते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन ज्यादा फ्री एंड फेयर है 18 की निस्बत? केओस का इलेक्शन है, केओस का इलेक्शन है, और केओस के अंदर हमेशा बहुत ज्यादा शोर होता है। 5 बजे इलेक्शन खत्म होता है, 5 बजे, और इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं किसी भी सूरत किसी भी पोलिंग स्टेशन पे 7, 7:30, 8 से पहले नहीं आ सकते। ठीक है। मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया 7 बजे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। ठीक है। यानी मैं किसी भी पोलिंग स्टेशन से आप जब 5 बजे इलेक्शन खत्म करते हैं, 15-20 मिनट आप कैलकुलेट कर लें टाइम को, तमाम डब्बों को खोलें और आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आपको इसकी दूसरा पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। बात पूरी कर लीजिए। बताइए, मैंने कर ली बात। मेरी गुजारिश ये है कि मैं 8 फरवरी 2024 को सारा दिन फील्ड में था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 5 बजे पोलिंग खत्म हुई। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर थे उन्होंने लगभग 5:15, 5:30 तक वोट कास्ट किए, और जो फॉर्म 45 मिलना शुरू हुए, जो मीडिया ने भी देखे, ये अराउंड 7, 7:30 बजे का टाइम था, और यही वो टाइम था जब रिजल्ट्स टीवी स्क्रीन पर चलना शुरू हुए। मैं वही कह रहा हूं। अब इल्जाम ये है उस दिन के हवाले से कि रात 9, 9:30 बजे के बाद रिजल्ट्स मिलना रुक जाते हैं, इलेक्शन कमीशन का सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, और उसके बाद फिर मीडिया भी ये सवाल उठाता है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, और वो अगली सुबह 5-6 बजे जाकर रिजल्ट आना शुरू होते हैं। तो ये सवाल है बुनियादी तौर पे मैं वही कह रहा हूं कि जो फॉर्म 45 मीडिया ने दिखाए हैं पहले, उन्हीं फॉर्म 45 को पकड़ लें, उन्हीं का फोरेंसिक करा लें, और रिजल्ट आपके आगे आ जाएगा कि मीडिया ने दिखाए कौन से। चलें, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, ये तो किसी इन्वेस्टिगेशन फोरम को करना है ना, अदालत इसके लिए मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। मुझे बताएं कि इमरान खान ने आज सीएम केपी के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है। हाउ डू यू सी दिस? आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर नामजद, ही इज द मैन टू नॉमिनेट हिम, बट ही मस्ट बी थिंकिंग दैट ही इज द बेस्ट मैन टू रन द केपी। तो आप गंडापुर साहब जब तरीके इंसाफ में रहे भी, कोई मुलाकात उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या? आई नो हिम वेरी वेल, और इमरान खान सोच रहा होगा कि ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर देम। तो लेट्स सी के हाउ पीपल फेस द बेस्ट चॉइस। तो जो आप उनके बारे में जानते हैं, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? डिलीवर कौन कर पाता है मुझे पहले जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी, बुज़दार ने जितना डिलीवर किया तो महमूद खान ने बेसिकली सवाल डिलीवरेंस अदर महमूद खान या कोई बेहतर शख्स है? मैं वही कह रहा हूँ ना, डिलीवरेंस ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। डिलीवरेंस कोई ये एक आर्ट है, डिलीवरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है जिसको ओवरऑल हम लैक करती है हमारी सोसाइटी, और कम लोग हैं जो प्रॉपर डिलीवर कर पाते हैं सिस्टम को समझते हुए। तो मेरा सवाल स्टिल वहीं पे है कि ही इज अनदर बुज़दार, अदर महमूद खान या समवन एल्स? अच्छा, आई थिंक ये जो गवर्नमेंट बनेगी इसके लिए डिलीवर करना, अब ये किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किस आइडेंटिटी के साथ केपी के अंदर ये दाखिल होते हैं। केपी के अपने इश्यूज हैं, एथिकल हैं, रिलीजियस हैं,
उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। हाउ दे गो अबाउट दैट, उस मेजर सारे सिनेरियो को समझते हुए ये कैसे उसको रन करते हैं। अली अमीन इज फ्रॉम द मोस्ट साउथ सदर्न एरिया, जो मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट है केपी का, ही इज फ्रॉम दैट प्लेस। केपी टोटल फिर उसके नॉर्थ में है या उस इलाके के अंदर चले जाते हैं। हाउ पीपल आर गोइंग टू डाइजेस्ट दैट, और फिर जो जिस पार्टी को वो ज्वाइन करके गवर्नमेंट करेंगे, ये उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि ये भी एक सवाल था। की भी गवर्नेंस कैसे आप खुद भी मियां वाली से हैं, आप इमरान खान के करीब भी रहे हैं, और बाद में पार्टी ओन करे या ना करे वो एक अलग बात है। आपका क्या ख्याल है कि उनका नाम क्यों नामजद किया गया होगा, जितना आप इमरान? I don't know. He must be thinking that he's a. I think he was close to him as well. चलें, आखिरी चीज ये बता दें, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो चुका, अब एक गवर्नमेंट प्रोसेस है। व्हाट डू यू सी, व्हेन विल बी द नेक्स्ट इलेक्शन, इन 2029 और उससे पहले? मेरे ख्याल में इनको हर सूरत 5 साल पूरे करने चाहिए, हर सूरत, और इट शुड बी इंश्योर्ड कि ये 5 साल पूरे करें। ठीक है, हर सूरत, यानी इंश्योरेंस, इसको इंश्योर करना पड़ेगा, जो कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इनको 5 साल पूरे करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच रोकड़ी साहब। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी मौजूद थे। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे सख्त और वो सवाल जो आप सुनना चाहते हैं, जिनके जवाब आपको चाहिए, वो कोशिश किया। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।